मॉर्निंग दोस्तों। तो ये दरभंगा होके सिलीगुड़ी जाना है हमें। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अररिया, फॉरबिसगंज होते हुए अगर आते हैं हम सिलीगुड़ी और जहाँ पर हम ठहरे हैं तो 463 किलोमीटर 10.5 घंटे के आसपास बता रहा था, लेकिन हमें 8 सवा 8 घंटे ही लगे इस दूरी को तय करने में। ये मातीगढ़ा रोड है, आप पीछे देख रहे हैं, उधर सिलीगुड़ी है। सिलीगुड़ी से ये जो रोड जाती है, यही रोड खरसांग होते हुए दार्जिलिंग जाती है। और ये एकदम रास्ते पे हमारा होटल है। दार्जिलिंग में हमने एक होम स्टे लिया है जो दार्जिलिंग शहर से पहले ही है। तो हमारा होम स्टे है वो करीबन 41 किलोमीटर बता रहा है, और जो समय जो बता रहा है वो 1.5 घंटे बता रहा है। लेकिन मुझे पता है 1.5 घंटे से ज़्यादा समय लगने वाला है। एक तो है कि पहाड़ी रास्ता है और मैं पहली बार इतना पहाड़ों पर चलाऊंगा। वैसे मैं चला चुका हूँ गाड़ी पहले भी पहाड़ियों पे, बट नथिंग कंपेयर्स टू द हिल्स ऑफ दार्जिलिंग। रोहिणी टी गार्डन होते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। खरसांग, रोहिणी टी गार्डन, खरसांग, और खरसांग के बाद हम लोग सोनादा के पास, सोनादा जो एरिया है हमारा होम स्टे वहीं पे है। एक चीज़ मैं भूल गया अपनी गाड़ी से, डैश कैम को लेके जाके जो कल के फुटेजेस थे कुछ अच्छे फुटेज मिले हमें, तो ये फुटेज मैं अभी डाउनलोड करूँगा, कोशिश करूँगा कि व्लॉग में यूज़ कर सकूँ। ये डैश कैम को यूज़ करने का क्या इसका यूज़ है, डैश कैम कैसे मैं यूज़ करता हूँ, इस पर कभी एक और मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो ये डैश कैम मैं अपनी गाड़ी में लगाता हूँ, एक आगे है और एक पीछे है। होटल के गेट से बाहर निकलते और मातीगढ़ा रोड पकड़ते ही हम चारों को एहसास हो गया कि आगे की ड्राइव हमारी जिंदगी की सबसे रोमांचक ड्राइव होने वाली है। और एक्साइटमेंट क्यों ना भी हो भला, क्योंकि इस सफर को हम पिछले 2 सालों से प्लान कर रहे थे और आज जाके हमारा सपना सच होने जा रहा था। जैसे जैसे हम रोहिणी की तरफ बढ़ते चले, आसपास की हरियाली बढ़ती चली गई और जैसे ही सामने दार्जिलिंग के पहाड़ दिखने लगे, हमारे अंदर एक नए उत्साह का संचार होने लगा। वो समय आने वाला था जिसका इंतजार हमने 2 सालों से किया था। ये अभी हम लोग किधर जा रहे हैं? पापा से दार्जिलिंग। अभी हम लोग जा रहे हैं खरसांग होके दार्जिलिंग, और ये रोड जो है, कौन सा रोड है? ये रोहिणी टी गार्डन होके जा रहा है। 2 घंटों के बाद हमें उन्हीं पहाड़ों के ऊपर, उन्हीं पहाड़ों के बीच और उन्हीं पहाड़ों के पार होना था अपनी कार में।
रोहिणी टोल पार करने के मिनटों बाद ही हमारी कार पहाड़ पर चढ़ने लगी और अब मेरी जितनी भी ड्राइविंग स्किल्स थी उसका टेस्ट होने वाला था। वो कहते हैं ना कि चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लो, YouTube पे वीडियोस देख लो या दूसरों से टिप्स ले लो, आपको असली ट्रेनिंग और आपका टेस्ट दोनों ही रियल लाइफ सिचुएशंस में ही होती हैं। तो बस आज कुछ ऐसा ही होने वाला था जब इस ड्राइवर की ड्राइविंग स्किल्स का टेस्ट और ट्रेनिंग दोनों ही होने वाले थे इन पहाड़ों की ऊपर नीचे जाती हुई घुमावदार सड़कों पर। मम्मी डरते हुए ओवरटेकिंग करेगा, तुम भी ओवरटेकिंग करोगे। नहीं वो ओवरटेकिंग नहीं करेगा। पहाड़ में थोड़ी ना ओवरटेक किया जाता। दार्जिलिंग के इन्हीं रास्तों पर कहीं मैंने पढ़ा जहां लिखा हुआ था इंग्लिश में, रोड सेंस इज बॉर्न आउट ऑफ रेस्पेक्ट। अब ये रेस्पेक्ट का मतलब हो गया आदर भाव, जो आप अपने फेलो ड्राइवर्स या दूसरे ड्राइवर्स या दूसरी गाड़ियों के लिए रखते हो। जहां आदर होता है वहां पे रोड सेंस अपने आप ही आ जाता है। कितना सही कहा ना। वही वाला गाड़ी है ना। हाँ, जो आगे था वो पीछे हो गया ना। ये वही वाला गाड़ी है, वो लेकिन पीछे हो गया था। वैसे तो नॉर्मल कंडीशंस में और स्पेशली अगर आप प्लेन्स पे गाड़ियां चला रहे हो तो वहां पे प्रायः हॉन्किंग को या हॉर्न बजाने को, मतलब बेवजह हॉर्न बजाने को बड़ा ही बुरा माना जाता है। लेकिन दार्जिलिंग के पहाड़ों पर हॉर्न बजाना एडवाइजेबल है, क्योंकि अगर आप नहीं बजाते हो तो आगे से आने वाली गाड़ियां, चाहे वो नीचे उतर रही हो चाहे ऊपर चढ़ रही हो, उन्हें पता नहीं चलेगा कि आप कहां पर हो। इसलिए दार्जिलिंग के पहाड़ों पर अगर आप गाड़ियां चला रहे हो तो हॉर्न आप बजा सकते हो। हाँ, यही चीज अगर दूसरे स्टेट्स में, जैसे आप सिक्किम या मेघालय में हो, तो वहां पर पहाड़ों में भी लोग नहीं बजाते हैं। बट दार्जिलिंग में अगर हो तो हॉर्न बजाओ, हर मोड़ के पहले हॉर्न बजाओ। पहाड़ उगता है। पहाड़ उगता है। रोड बहुत चौड़ा है। नंबर 3 है ना। अरे एक बात तो मैं बताना भूल ही गया टेम्परेचर के बारे में। जब हम पटना से निकले थे तो वहां पे करीबन 40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर था, 40 डिग्री के आसपास। और सिलीगुड़ी जब पहुंचे हम लोग तो वहां पे 35-34, 35 या 34 रहा होगा। लेकिन सबसे मजेदार बात ये थी कि जैसे जैसे हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे, धीरे धीरे टेम्परेचर गिरने लगा। और ये देख के ही हमें बहुत ही मजा आ रहा था कि अब हम लोग 30 के बाद सीधे 20, 21, 22 पे पहुंच चुके थे। और बस टेम्परेचर को देख के ही अपनी गाड़ी में हमें थोड़ा ठंड का एहसास होने लग गया था।
पापा भी एमएलएस चला के सीख गया। पापा क्विक लर्नर है, क्विक लर्नर। लेकिन मैथ्स में बोलो। बाप रे बाप, इतना अभी ठीक किया पापा? मजेदार होगा जब निकलेंगे नीचे। इतना 2 नाइट्स है बाबा, हैं? 2 नाइट्स है। हाँ? कितना है? 3 नाइट्स। आज का रात, कल का रात, परसों का रात। वाओ। कर्शियांग पहुंचते पहुंचते ये तो समझ में आ ही गया था कि दार्जिलिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके गाड़ी के पार्किंग की। बिकॉज़ यहाँ पे जितने भी होटल्स रेस्टोरेंट्स जो रोड के बगल में थे, उनके पास बस एक गाड़ी या 2 गाड़ी मैक्सिमम की ही जगह थी। और हम ये सोच रहे थे कि अगर कहीं हमें रुकना पड़े चाय नाश्ता के लिए तो गाड़ी कहाँ लगाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हो तो ये दिमाग में रखने का है कि पार्किंग की जद्दोजहद से सामना तो होगा ही होगा। इस रोड को हिल कार्ट रोड भी कहते हैं। और हिल कार्ट रोड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पे दार्जिलिंग की सबसे फेमस चीज यहाँ की टॉय ट्रेन, उसके लिए रेलवे ट्रैक बिछी है। ये रेलवे ट्रैक दार्जिलिंग से खरसियांग और खरसियांग से आगे सिलीगुड़ी तक जाती है। तो बच्चे एक्साइटेड हो गए ये जान के कि अब इस पे कहीं पर भी किसी भी मोड़ पे हमारा सामना किसी टॉय ट्रेन से हो सकता है और वो हमें दिख सकती है बस हमारे रोड के बगल में कहीं पर भी। सुनादा तो हम बड़ी आराम से पहुंच गए थे, लेकिन अब हमारा जो काम था वो ये था कि हम अपने होमस्टे तक भी पहुंच जाएं। तो गूगल ने तो हमें बहुत यहाँ वहाँ भटकाया। तब जाके जब हमने कॉल किया हमारे होमस्टे के ओनर को, उन्होंने जब हमें रास्ता बताया कि कैसे आना है, तब जाके हम खोज पाए वो पतली सी गली जो हमें ऊपर
हमारे होम स्टे तक ले जाती, लेकिन वो इतनी संकरी थी, इतनी चढ़ाई वाली थी कि वो काफ़ी मुश्किल दिखी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो अब ऊपर तो जाना ही है, तो हमने गाड़ी डाल दी उस पतली सी सड़क पे और आगे बढ़ने लगे। लेकिन हमारी गाड़ी की प्रॉब्लम ये हुई कि बीच रास्ते में ही एक भाई साहब मिल गए जो बाइक पे थे। उनकी वजह से गाड़ी स्लो डाउन हो गई, गाड़ी का मोमेंटम टूट गया, पीछे ला के हमें वापस दोबारा चढ़ाना था, जो मैंने नहीं किया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि गाड़ी के क्लच जल गए और गाड़ी हमारी खराब हो गई। अब गाड़ी हमारे पास नहीं रहती, वो जाने वाली थी सीधे गराज जहां उसकी रिपेयर होने वाली थी। तो अब गाड़ी हमारी चली गई और बाकी का सफ़र हमने अपनी गाड़ी के बिना किया।